नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम ये मंच हमारा सदा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, केवीएस, डीएसएसबी, विद्यालय समिति इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, आप हमारे फिलर फोरम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलर फोरम चैनल को ज्वाइन करने के साथ दो तरीके हैं, हर बार बताता हूँ मैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा फिलर फोरम वेबसाइट का और फिलर फोरम ऐप का। तो फिलर फोरम ऐप और फिलर फोरम वेबसाइट के माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिनिमम टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों, वहाँ पर मैं खुद अपडेट्स डालता रहता हूँ। और हाँ, हिस्ट्रियोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया वहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर। स्क्रॉल करके आप देखेंगे, मिल जाएगा आपको। सबाल्टन हिस्टोरी क्या है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या है, अरबी और फारसी इतिहास लेखन क्या है, मध्यकालीन इतिहास लेखन क्या है, आधुनिक काल में इतिहास लेखन में क्या क्या चीज़ें घटित हुई हैं। तो ये सारी डिटेल्स, ये सारी पीडीएफ के रूप में मैंने बुक्स वगैरह डाल दी हैं टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ से देख लीजिए और अपनी तैयारी कर लीजिए। उसमें से आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डाल चुके हैं। अभी हमारा लास्ट मोमेंट पे चल रहे हैं हम। हमारा मॉडर्न इंडिया चल रहा है। मॉडर्न इंडिया के अंदर आज हमारा टॉपिक है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन कौन सा शासन साथियों? कांग्रेस का प्रांतीय शासन। जब 1937 के जो इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है ना, 1937 के जो आम चुनाव होते हैं, आम चुनावों के अंदर कांग्रेस को बहुमत मिलता है। 6 प्रांतों के अंदर, 6 स्टेट्स के अंदर उन्हें पूर्ण बहुमत मिलता है और वो अपनी सरकार बनाते हैं। और बाद में 2 स्टेट्स अदर अलग भी होते हैं, उनके अंदर भी वो बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और अन्य दलों के साथ मिलकर के वहाँ पर भी अपने मंत्रिमंडल का गठन करती है। तो आम चुनाव का रिजल्ट आता है जुलाई 1937 के अंदर, जुलाई 1937 में आता है, ठीक है। 1937 के अंदर फिर क्या होता है, कांग्रेस 6 प्रांतों के अंदर अपनी सरकार बनाती है। 6 प्रांतों में जीत जाती है। कौन कौन से? बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। ये मध्य प्रांत जो बोले तो आज का मध्य प्रदेश कह सकते हैं आप, मध्य प्रांत। और संयुक्त प्रांत आज का ज़्यादातर उत्तर प्रदेश का भाग जो है, उस समय का संयुक्त प्रांत और आज का उत्तर प्रदेश एक ही बात है, ठीक है। मध्य भारत मतलब मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, और संयुक्त प्रांत मतलब आपका आज का उत्तर प्रदेश। तो इन प्रदेशों के अंदर सरकार बनाने में सफल होती कांग्रेस। एक मिनट मार्कर बदल लूँ। हाँ, तो ये जो थे ना, इन प्रांतों के अंदर कांग्रेस अपने सरकार बनाने में सफल हो जाती है, फुल मेजोरिटी के साथ अपना गठन करती है मंत्रिमंडलों का। उसके बाद फिर असम और सीमांत प्रांत। असम सबको पता होगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। असम 7 सिस्टर्स कहलाता है। पहले तो पूरा असम एक ही भाग था, बाद में इसके डिवाइड हो गए थे, 7 टुकड़े हो गए थे। तो उस प्रांत में भी बाद में, और सीमांत प्रांत बोले तो आज का जो पाकिस्तान है उसके अंदर सिंध और बलोचिस्तान का जो क्षेत्र था, सीमांत प्रांत बोलते थे, और हिंदुस्तान के साथ लगा हुआ। ये इसमें भी मंत्रिमंडलों का गठन करती है और अपनी सरकार बनाती है। कौन? कांग्रेस। तत्कालीन भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर के उभरती है इन इलेक्शनों में कांग्रेस, और पूरा देश इससे उत्साहित होता है कि हाँ भाई उनकी जीत हो गई है। उन्हें लगने लगता है इसके जीत के माध्यम से कि अब तो हम आज़ाद हो गए हैं, अब तो हमारी सरकार भी बन गई है। अब पूरा देश के अंदर लहर चलती है उत्साह की। लोगों को लगने लगता है कि अब तो हम जीत गए, अब तो हमारी सरकार है। लेकिन गांधी जी ने इसमें क्या किया था कि गांधी जी अधिक उत्साहित नहीं थे इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि गांधी जी समझदार आदमी थे, वो बहुत लंबा सोच के चलते थे। गांधी जी का मानना था कि इसको सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि 1935 का जो एक्ट हुआ था, उसके प्रावधान कुछ ऐसे थे कि उसी की अनुशंसा के आधार पर 1937 के इलेक्शन लड़े गए थे, और वो जो प्रावधान थे वो लागू होंगे सरकारों के अंदर भी। तो उसने कहा था कि अपना इंडिपेंडेंट होकर के सोचना है। अभी आपने उन सारे प्रावधानों को लागू नहीं करना जो 1935 के एक्ट के में दिए गए थे। तो गांधी जी इसी को लेकर थोड़े अशांत रहते हैं, ठीक है। हाँ, ये आ गया ना, गांधी जी 1935 के प्रावधानों से बचाव का उपाय बताते हैं कांग्रेस को, कि उन्हें ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 1937 के प्रावधानों से बचना है हमें, बचते हुए हमें सरकार गठन करना, सरकार अपनी चलानी है। और सरकार इसलिए चलानी है हमें कि हम ताकि ब्रिटिशर्स को ये बता सकें हम कि हम इंडिपेंडेंट होकर के बिना ब्रिटिशर्स की सहायता से भी हम अपना सरकार का, अपने देश का परिचालन कर सकते हैं, सरकार को चला सकते हैं, देश को चला सकते हैं।
ये दिखाने के लिए खाली किया था। जनता खुश हो जाती है, जनता को लगता है सब कुछ आज़ादी आ गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं कुछ। अच्छा, अब कांग्रेस मंत्रिमंडल के कार्य कि कांग्रेस की स्थापना हो गई है, कांग्रेस के 6 प्रांतों में फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बन गई है, 2 प्रांतों में बाद में बन गई थी, ठीक है। तो अब कांग्रेस की सरकारों ने प्रांतों में जो विधानसभा गठित की थी उसमें क्या क्या कार्य किए, तो मंत्रिमंडल ने क्या क्या कार्य किए। तो 1935 के जो आपातकालीन जो अधिकार दिए थे शासन प्रशासन को, पुलिस अधिकारियों को, गोलमेज सम्मेलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो 1930 से लेकर 1934 तक के बीच में चला था, सबको पता होगा। फिर गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3, तो उसमें आंदोलन हुआ था बहुत ज़बरदस्त। तो उसमें बहुत सारे राजनीतिक लोगों को पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, और कुछ ऐसे बहुत सारे कानून अध्यादेश पारित किए गए थे जो कि ब्रिटिश पुलिस को और प्रशासन को बहुत ज़्यादा असीमित अधिकार देते थे। उन अधिकारों को प्रयोग करते हुए ब्रिटिशर्स के लोग क्या बोलते, इंडिया के लोगों के ऊपर, क्रांतिकारियों के ऊपर, आंदोलनकारियों के ऊपर प्रेशर डाल करके आंदोलन को दबाने का काम करते थे, दमन करते थे, हिंसात्मक कार्रवाइयाँ करते थे। तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उन्होंने 1932 के आपातकाल एक्ट को जो था ना उसको रद्द कर दिया। जब एक्ट रद्द हो गया तो उससे जुड़े सभी प्रावधान खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो फिर संगठनों के ऊपर लगे हुए बैन और पत्रिकाओं के ऊपर लगे हुए प्रतिबंध, जो बैन लगे हुए थे वो सारे हटा दिए, सारे बैन हटा दिए यहाँ पे। और प्रेस के ऊपर जो बैन लगा हुआ था, राष्ट्रवादी जो पत्रिकाएं थी उनके ऊपर जो बैन लगा दिया, जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह थी उनके ऊपर जो बैन लगा हुआ था उनके ऊपर भी वो भी सारे हटा दिए, सारे खोल दिए। और हाँ, हथियारों को जब्त कर लिया गया था साथियों, हथियारों को जब्त कर लिया गया था, तो आपको पता होगा आर्म्स एक्ट बनाया था। उसके बाद जब आंदोलन चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आंदोलन पूरा तरह चला था, तो उसी में से ही हथियारों को जब्त करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने सबके पास। ये वहीं से ही साथ निकल करके आया था कि आज किसी भी समाज में देख लीजिए आप, इंडिया के अंदर मेजोरिटी लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों पर 90% कह सकता हूँ मैं, तो लोगों को हथियार, घरों में हथियार नहीं मिलते, खुद की सेफ्टी के लिए बगैर हथियार नहीं है, क्योंकि कानून ऐसे बना दिया। उसके बाद धीरे धीरे जब आगे चला ये मामला, तो लोग आदी हो गए इस चीज़ के। लोगों ने सोचा छोड़ो, अब तो सरकार के ऊपर छोड़ो, सरकार करेगी जो कुछ करेगी, तुम कुछ मत करो। यही बात है, लोग बात पर इसलिए सरकारों को दोष देते हैं। अरे खुद भी तो कुछ करो, खुद के हथियार। मान लीजिए आपका पड़ोसी आपके घर में हमला कर दे, मोदी आएंगे बताने के लिए, बचाने के लिए आपको? कौन आएगा? सीएम आएगा, पीएम आएगा, डीएम आएगा? आपने इंडिविजुअली लड़ाई, साथियों आपने अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ। सरकारों का काम बाद का काम होता है, कोर्ट कचहरी होगी, थाना होगा, पुलिस होगा, एफआईआर होगी, वो बाद का काम होता है। एट प्रेजेंट टाइम में आपको पुरुषार्थ दिखाना पड़ता है। अगर किसी के साथ झगड़ा होता है, कोई आपके ऊपर हमला करता है, तो आपको खुद आपकी शरीर की, आपके बहन बेटियों की, आपकी इज्जत की रक्षा करना आपका धर्म होता है, चाहे वो जैसे मर्जी कीजिए उस समय पर। मैं किसी को हिंसा के लिए नहीं उकसा रहा हूँ, लेकिन अपना क्या वो सेफ्टी के लिए आपको जो आप कर सकते हो कानूनी दायरे में रहते हुए वो आपको करना चाहिए, सब समझदार हो। तो हथियार जब्त कर लिए थे, हथियारों का लाइसेंस जब्त कर लिए थे, तो वो सारे इन्होंने खोल दिए, लौटा दिए वापस। आर्म्स एक्ट के माध्यम से जो हथियार जब्त हुए थे वो सारे वापस लौटा दिए। लाइसेंस जो थे उनको हटा दिया गया था, वो उनको बहाल कर दिया गया। लाइसेंस के ऊपर जो बैन लगा दिया वो बहाल कर दिया गया कि हाँ आप काम वाम कर सकते हो जो भी है। राजनीतिक बंदियों की रिहाई कर दी, जो इस दौरान 1930 से 34 या मैं तो कहता हूँ 37 तक के लगा लीजिए, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के माध्यम से। तो उन सब की राजनीतिक कैदियों को जो नॉर्मल थे उनको सबको रिहा कर दिया गया, बरी कर दिया गया उन सभी को। जमीन बहाल कर दी गई साथ, जमीनों को कुर्की कर ली थी। भू राजस्व ना चुका पाने के कारण कुछ लोगों ने तो मजबूरी बस नहीं चुका पाए थे, और कुछ लोगों ने जब आंदोलन चला था तो गांधी जी ने आह्वान किया था कि मत चुकाओ राजस्व, है टैक्स मत दो, तो लोगों ने नहीं दिया था, तो ब्रिटिशर्स ने उनकी ज़मीनें कुर्क कर ली थी, कुर्की कहते हैं इस चीज़ को, जब्त कर ली थी, तो वो भी इन्होंने बहाल करवा दी थी। और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो बर्खास्त किए गए थे, जो हटा दिए थे सेवा में से, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी हटा दिए गए थे, कर्मचारी और अफसर वगैरह, उन सबको दोबारा बहाल कर दिया गया। उनकी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, सैलरी और अलाउंसेस जो नहीं मिलते तो वो सारे दोबारा बहाल कर दिए। दोबारा से उनको सर्विस के ऊपर वापस ले लिया गया, सेवा वापस बहाल कर दी उनकी जो सैलरी और वगैरह जो अलाउंस वगैरह था वो दोबारा शुरू कर दिए गए। ये
मेन काम थे जो कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने अपने प्रांतीय सरकारों को गठन करने के बाद किए। अब इनकी कुछ आलोचना भी हुई, कुछ काम करने में सफल नहीं हो पाए थे, तो इनकी कुछ आलोचनाएं भी क्या क्या हुई थी साथियों। 1937 के अंदर कि राष्ट्रवादी नेता था यूसुफ मेहर अली, इनको उत्तेजित भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और इनको सजा दी गई मद्रास सरकार के द्वारा। यूसुफ मेहर अली को भाषण, इनका कोई प्रोग्राम था, वहाँ पर ये भाषण दे रहे थे, तो इनको उत्तेजक भाषण दे कि अहिंसा के लिए आप लोगों को भड़का रहे हो, ये केस डाल करके इनको अरेस्ट कर लिया गया था और इनको फिर सजा दी गई थी मद्रास सरकार के द्वारा। एक दूसरा क्या था, SS बाटलीवाला को भी इसी प्रकार का राजद्रोह का आरोप लगा करके अरेस्ट किया गया इनको भी। SS बाटलीवाला एक लीडर थे, बाटलीवाला, दारूवाला हैं, ये पारसी होते हैं ज़्यादातर मामलों में, जो सरनेम लगाते हैं ना बाटलीवाला। वैसे तो देखा जाए तो बाटली महाराष्ट्र में दारू को बोलते हैं, दारू की बोतल को बाटली बोल देते हैं। हमारे उत्तर भारत में जैसे बोतल बोलते हैं, ड्रिंक की अल्कोहल की बोतल बोलते हैं ना अलग अलग नामों से, ऐसे ही मध्य भारत में और महाराष्ट्र और बॉम्बे साइड में इनको बोलते हैं बाटली बोल देते हैं शराब को, ठीक है। तो चूँकि ये तो अलग थे, तो बाटली वाला ये सरनेम ही था इनका, बाटली वाला दारूवाला, SS दारूवाला। तो ये ज़्यादातर मामलों में ये पारसी समुदाय के लोग होते हैं। तो इनको भी राजद्रोह का आरोप लगाकर अरेस्ट कर लिया था और इनको 6 महीने की सजा दी थी मद्रास सरकार के ने, ठीक है। तो ये 2 कारण ऐसे थे जिसकी वजह से कांग्रेस के मंत्रिमंडलों को क्या बोलते हैं आलोचना हुई थी कि भाई आप सरकार में होते हुए भी, देशी सरकार है, अपने खुद की सरकार है, फिर भी इन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ। अच्छा, आगे कृषि सुधारों में क्या किया इन्होंने, कृषि से संबंधित क्या सुधार किए। जमींदारी प्रथा को पूर्णतः खत्म करने के बावजूद भी कुछ अधिक सुधार नहीं कर पाए थे कृषि के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके पास संसाधनों का अभाव था। केंद्र सरकार जो राजस्व आता था, टैक्स कलेक्शन जो आता था, उसका 60 to 80% सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबको पता है, आपको पता होगा कि गवर्नर जनरल मेन था, बजट का जो मेन उन्होंने अपने लिए आरक्षित कर लिए थे विभाग, कानून विभाग उनका पास खुद पर रिजर्व कर लिया था। और आरक्षित विभाग मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि आरक्षित विभाग एक तो उन्होंने अपनी तरफ कर लिए थे, विभागों का बंटवारा जब हुआ था तो अपनी तरफ से कुछ मेन विभाग खुद के लिए रख लिए थे। आरक्षित विभाग और हस्तांतरित विभाग 2 डिपार्टमेंट बना दिए थे। तो आरक्षित विभागों के अंदर खुद ने रिजर्व कर लिए थे पोस्टें, डिपार्टमेंट्स को रिजर्व कर लिया था अपने लिए ब्रिटिशर्स ने मेन, और बाकी को इंडियंस को हवाले कर दिया था। तो उनमें कुछ खास नहीं कर पाती इस वजह से ये लोग। तो 60 to 80% जो रेवेन्यू जो आता, टैक्स कलेक्शन जो आता था, उसका यूज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपने हिसाब से करता था। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास उतने राइट्स नहीं थे, ना इनके पास इतना टैक्स रेवेन्यू आता था, तो इसलिए कुछ खास कर नहीं पाया था, ठीक है। वित्तीय संसाधनों का अभाव, क्योंकि वित्तीय संसाधनों का पूंजी का अभाव था, पैसा ही नहीं होगा तो क्या सुधार करेंगे, फिर कमी थी। प्रतिक्रियावादी तत्व विधान परिषदों के अंदर थे साथियों। अपोजिशन में बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था, कुछ प्रांतों के अंदर अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और दूसरा जो अपोजिशन में और सरकारों के अंदर जिन्होंने लोगों ने सरकारें मिल करके बनाई थी, उनमें से कुछ सूदखोर थे, व्यापारी थे और कुलीन लोग थे जो कि भक्त थे एक प्रकार से ब्रिटिश सरकारों के। तो उन्होंने ऐसा कुछ सुधार ज़्यादा होने भी नहीं दिया। क्यों? जैसे जो जमींदार थे वो जमींदारों को क्यों सुधार होने देंगे? क्यों? जो अगर जमींदारों में सुधार कर दे, जमींदारी खत्म कर दे पूरी तरीके से, तो वो तो कंगाल हो जाएंगे, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। यही कारण है कि ये जमींदार लोगों में से रजवाड़े राजे थे, ये ज़्यादातर सपोर्टर थे ब्रिटिशर्स के, और ब्रिटिशर को तो राज करने के लिए सपोर्ट में चाहिए था कुछ ना कुछ लोग। तो रजवाड़ों ने उनका सपोर्ट किया और रजवाड़ों ने ब्रिटिशर का सपोर्ट किया, ब्रिटिशर्स ने रजवाड़ों का सपोर्ट किया, और बारी बारी सबको ऊपर कब्जा कर लिया। सबको पता, आप लोगों को ये कुछ है नहीं बताने के लिए। विधान परिषदों में ये चला था मामला, ठीक है। तो ये हमारा इधर का पोर्शन कंप्लीट हो गया साथियों। अब थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, ज़्यादा है नहीं कुछ इसमें चैप्टर में खास कुछ, छोटा सा चैप्टर है, कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, और भूमि सुधार में क्या किया इन्होंने? ऋण से राहत प्रदान की साथियों। क्या किया? ऋण, लोन से राहत प्रदान की। जो इनके पास ऋण था, कर्जा जो चढ़ावा था लोगों को ऊपर, उसको काफ़ी हद तक माफ़ कर दिया, कम कर दी, कर्जे के अंदर कमी कर दी थी। क्यों? क्या होता था कि जब फसल मान लीजिए साथियों नहीं हो पाई किसी कारणवश, बारिश समय पर नहीं हुई या कुछ बर्बाद हो गई, कुछ आपातकालीन कुछ इमरजेंसी ऐसी आ गई,
आंधी तूफान की वजह से नष्ट हो जाती है फसलें कभी, या कभी ओलावृष्टि, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना, या समय पर बिल्कुल बारिश ना होना, तो ये फसल ख़राब हो जाती है। लेकिन जो टैक्स है वो तो आपको देना पड़ेगा सरकार को, ब्रिटिशर्स को, वो तो फिक्स होता है। तो उसमें से क्या होता है, जब टैक्स समय पर नहीं दे पाते थे तो लोग, जमींदार लोग, किसान लोग क्या करते थे, सूद पर पैसा लेते थे, ब्याज पर पैसा लेते थे, ऋण लेते थे, लोन लेते थे एक प्रकार से, और वो लोन की दर ना चुका पाने के कारण समय पर उसकी ब्याज बढ़ता जाता था। तो बहुत अमाउंट इकट्ठा होता था, तो उसमें ऋण में राहत दी उन्होंने। और जंगलों में, वनों में पशुओं को चराने की इजाज़त दे दी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी हैं, घोड़े आप जंगलों में चरागाहों में चरा सकते हो। देखो यार, सोचने वाली बात है, सरकार, ज़मीन हमारी, और हम ही उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये 1881 के अंदर इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो बनाया था ना साथियों, 81 के आसपास जो इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो बनाया था, उस बीमारी की देन है, वो आज भी चलता आ रहा है कि आप पेड़ लगा सकते हो लेकिन पेड़ आप अपनी मर्जी से काट नहीं सकते। जंगलों के अंदर से कोई भी सामान नहीं ले सकते बिना सरकार की अनुमति के, ना आप सूखी लकड़ियाँ क्यों ना हो, वो पड़ी पड़ी गड़ जाएंगी, मिट्टी मिल जाएगी, लेकिन आप उन लकड़ियों को ला करके अपने घर में जला नहीं सकते, खाना नहीं बना सकते उन लकड़ियों से। मतलब ऐसी कोई भी जंगल की वस्तु बिना सरकारी अनुमति के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो गोंद हो, चाहे वो छाल हो, पेड़ों की दवाइयाँ हो विभिन्न प्रकार की, चाहे उनसे बने हुए किसी प्रकार की क्रियाकलाप हो, आप कुछ नहीं कर सकते बिना सरकार की अनुमति के। ये ब्रिटिशर की देन है, और ये काला कानून आज भी जारी है हमारे देश में। तो पशुओं को चराने का अनुमति दे दी उन्होंने, क्या कांग्रेस की सरकारों ने। और भू राजस्व में कमी कर दी, टैक्स कलेक्शन जो था, जो कि दरें, रेट बहुत ज़्यादा थी, उसमें कमी कर दी। इनकी डिमांड तो 50% तक थी कमी करने की, लेकिन काफ़ी हद तक कमी करी थी उन्होंने। और नजराना और बेगारी को बंद कर दिया। नजराना होता था जैसे राजा महाराजाओं के जन्मदिन और तीज त्यौहार के ऊपर जो गिफ्ट दिए जाते थे ना बहुत महंगे महंगे, वो उसका बैन लगा दिया, तो कोई नहीं देगा ऐसा, कोई कुछ नहीं होगा। राजा चलाएगा, राजाओं के साथ उनकी परंपराएं भी ख़त्म कर दी। और बेगारी होती थी, बेगारी सबको पता होगा। अच्छा चलो बताइए, बेगारी को मौर्य काल में क्या कहा गया? बेगारी एक ऐसी प्रथा थी जिसमें बिना पैसों को दे करके लोगों से काम लिया जाता था, उस प्रथा को बेगारी कहते हैं। तो उस प्रथा को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? नेट का आया क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, ज़रा बताइए कमेंट बॉक्स में। और क्या था कि हाँ, ये मजदूरों के वर्ग की तैसी की सरकार थी, मजदूर वर्ग की तैसी सरकार थी। मजदूर वर्ग जो था उसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया, मजदूरों के ऊपर काफ़ी काम, मजदूरों के घंटे निश्चित किए गए थे, सबको पता है। 1881 का एक्ट जो आया था, उसके बाद 1891 का एक्ट आया, 1905 में भी एक एक्ट आया था। तो ये लगातार 2-3 एक्ट बने थे जो मजदूर संबंधित और बच्चों के काम के घंटों से संबंधित थे, और बच्चों की एज से संबंधित कुछ एक्ट आए थे। इनको आप अच्छे से देख लीजिए, पता लग जाएगा आप लोगों को। पहला एक्ट कब आया, दूसरा क्या, उसके क्या प्रावधान थे, दूसरा मजदूर एक्ट कब आया, उसका क्या प्रावधान है, तीसरा कब आया, उसका क्या प्रावधान थे। तो सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। और हाँ, बस ये इतना ही है, तो इसमें और कुछ है नहीं खास चैप्टर के अंदर, यहाँ तक यही है, बस इतना ही है। तो आज का टॉपिक साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। आज रात 9 बजे फिर दोबारा गूगल मीट होगी, क्योंकि कल कुछ नेटवर्क इशू था और कुछ लोग आ भी नहीं पाए थे सही तरीके से, कुछ इशू आए थे। तो आज रात को 9 बजे फिर दोबारा गूगल मीट होगी, गूगल पे ही होगी। जूम के चक्कर मत पड़ो, कल मैं काफ़ी देर तक लगा रहा, वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया था, लेकिन गूगल पे करेंगे अपन। लिंक में डाल दूंगा 9 बजे, तैयार रहना, सभी को मिल जाएगा टाइम से। जिसका जो डाउट हो अपना वहाँ थोड़ी देर के लिए डिस्कशन हम करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मैं 2-3 दिन क्लास क्यों नहीं ले पाया वो बताऊँगा, वहीं पे बात करेंगे उस बारे में। थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ भी, बड़ी मुश्किल से बचा मैं, डिस्कशन करेंगे वहीं पे उसके बारे में, ठीक है। तो साथ तब तक के लिए आप लगे रहिए अपनी स्टडी के अंदर, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।